सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर किस तरीके से फोर्स लगाता है और फिर वो दूसरा चार्ज भी पहले वाले चार्ज पर फोर्स लगाता है, और वो दोनों डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पे और डिस्टेंस पे, यानी कि सेपरेशन पे, दोनों के बीच में कितनी सेपरेशन होती है, जिसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कुछ ये है आपके सामने। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा दो ही चार्जेस रहें। ऐसा हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल चार्जेस आ जाए, यानी कि एक चार्ज आपके सामने पड़ा हुआ है जिसको आप लोगों ने टेस्ट चार्ज नाम दिया है। इसके पास आप पहले एक चार्ज लेके आते हो, फिर दूसरा लाते हो और फिर तीसरा लाते हो, और फिर आपको ये चेक करना होता है कि ये जो तीन चार्जेस हैं ये पर्टिकुलर इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? तो आप में से कुछ लोग भी कह सकते हैं कि भाई पहले एक से निकालो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और तीनों को जोड़ दो। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सही बात है, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, एडिशन करेंगे कैसे? तो देखिए, इसका एडिशन आप लोग सीधे सीधे एल्जेब्रिकली नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। फोर्स की अपनी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एडिशन भी वेक्टर एडिशन होगा। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक 3D प्लेन लेते हैं, जिसमें आपको 3D प्लेन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें एक प्लेन है, दो प्लेन है, तीन प्लेन है, जिसमें एक चार्ज Q हमने कंसिडर कर लिया है, प्लस Q है। ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्लेन पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, इधर Q3 है, इधर Q4 है। इस तरीके से 8 चार्जेस हैं टोटल, जो कि आपको इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे। अब ये 8 चार्जेस क्या कर रहे हैं, इस Q टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो इनकी सेपरेशंस लिख दी। जैसे Q1 से इस टेस्ट चार्ज की जो दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है, वो R1 है। इसी तरीके से R2, R3, R4 और R8 तक हो गया ये बात। सो आप यहाँ पर बाकी चार्जेस को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर Q1 चार्ज पे आइए। हमें पता है कि ये टेस्ट चार्ज है, इस पे Q1 अपना फोर्स लगाएगा। ठीक है, और उस फोर्स को आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कूलम्ब्स लॉ की मदद से। तो उस समय ये जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल्स टू में, या फिर F वेक्टर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में R1 का सेपरेशन है, और बगल में आ जाएगा R1 का कैप। कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि भाई Q से, यानी कि Q1 से Q तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर Q1 Q पर चार्ज लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टेस्ट चार्ज भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ही ना। भले इसके अंदर थोड़ा सा ही चार्ज हो, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स तो लगाएगा। ठीक है, तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ की मदद से दोबारा एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन के हिसाब से ये इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ये हो जाती है एक चार्ज की बात। इसी तरीके से हर चार्ज इसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा, यानी कि Q2 अपने हिसाब से लगाएगा, उसका फोर्स ये होगा, Q3 का अपना होगा, Q4 का अपना होगा, इस तरीके से 8 फोर्सेस का अपना होगा। ठीक है, अब ये सारे फोर्सेस तो इंडिविजुअल चार्जेस के लिए। अब इनको अगर हमें जोड़ना है तो वहां पर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल। इन फोर्सेस को जोड़ना है, हालांकि कर तो वेक्टर एडिशन ही रहे हैं, लेकिन इसको सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल कहा जाता है। अब पहले एक बार समझ लीजिए कि सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल होता क्या है। ये वेव्स को लेके समझा था पहले हम लोगों ने। देखिए, जब भी आपके सामने कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो, जैसे कि फोर्स हो गई, खासकर वेव्स हो गई, ठीक है, या फिर कोई और डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई क्वांटिटी लीनियरली रिस्पॉन्स करती हुई नजर आए आपको। जैसे कि कुछ डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकते हैं। एक लंबा हो सकता है, एक थोड़ा छोटा है, एक मीडियम हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। लीनियरली एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसका टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम लोगों को सभी डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, राइट? या फिर बहुत सारी वेव्स हैं आपके सामने, वेव्स वाला एग्जांपल मैं दे चुका हूं, सबके सब अपना अपना जो एम्पलीट्यूड है वो लेकर के चल रही है। अगर मुझे सभी वेव्स की एक डायरेक्शन, एक रिस्पॉन्स को बताना है तो मुझे सबको सुपर पोजिशन के हिसाब से सुपर पोजिशन सबकी बनानी पड़ेगी, जो कुछ इस तरीके से बनेगी, आप लोग देख सकते हैं। कुछ वेव्स जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसको कंस्ट्रक्टिव वेव्स कहा जाता है, क्योंकि उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जो आपके ट्रॉफ होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और कुछ जो है वो दब जाती है, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसके अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट इनकी डायरेक्शन हो इनके ट्रॉफ की, तो क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है।
ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन बनाती है कि भाई एक पोजीशन अगर हमें बतानी है नेट पोजीशन, वो कैसे बनेगी। इसी तरीके से इन फोर्सेस के साथ भी होता है, तो उस दौरान जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसको सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहा जाता है। यानी कि हमें कई सारे वेक्टर एडिशंस जो है वो एक साथ करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो आपका Q1 चार्ज है, अगर टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है, और अमाउंट ऑफ चार्ज के हिसाब से ये जो टेस्ट चार्ज है इस Q1 पर दोबारा एक फोर्स अप्लाई करेगा, राइट, जिसकी वजह से ये Q1 अपनी पोजीशन चेंज करेगा ही करेगा। अब इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ है। सेपरेशन चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इनका फोर्स भी बदलेगा। आपको पता है कि सेपरेशन पर डिपेंड करता है ना, कि जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उतना कम फोर्स अप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से हर चार्ज के साथ यही होगा। मतलब ये हुआ कि सभी चार्जेस अपने अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करेंगे, और लगातार पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब लगातार फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है इनके बीच में। इस वक्त इसका सुपरपोजिशन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसकी टेक्निक्स हैं, जब आप लोग हायर स्टैटिक्स में जाकर के पढ़ोगे, हायर इलेक्ट्रिसिटी में जाके पढ़ोगे, तब आपको इसकी टेक्निक्स मिलेंगी। लेकिन ये यहाँ पर इन टेक्निक्स का फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। हमें सिर्फ फोर्स को कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। तो हमें ये एजम्पशंस रखने पड़ेंगे कि हमें इन सोर्स चार्जेस को, ये Q1, Q2, Q3 से Q8 तक को, इन्हें स्टैटिक रखा जाए, कैसे भी करके इनको एक ही जगह पे फिक्स रखा जाए। दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन जो बीच में पड़ा हुआ टेस्ट चार्ज है उसको पूरी आज़ादी है, मतलब वो मूव कर सकता है, क्योंकि हमें फोर्स का असली इन्फ्लुएंस भी तो देखना है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये 8 फोर्सेस है, तो इन 8 फोर्सेस को आप लोगों को मिक्स करके लिखना है। 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12, 15 कुछ भी हो सकते हैं। तो मिक्स करके लिखना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो मैथमेटिकल वे में जब आप इसको जोड़ने जाओगे तो लिखोगे एफ वेक्टर, जहां पर मैंने इसको ब्रैकेट में आर लिखा है, 1/4πε0 सब में कॉमन है। टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू सब में कॉमन है, क्योंकि उसी के ऊपर फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे आएगा एप्सिलन का साइन, जहां पे आप लोग सभी Q1, Q2 से लेके Q8 तक, Qn तक जितने भी है I तक जोड़ दोगे, तो QI अपॉन में R, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो RI लिखेंगे, उसका हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RI का कैप। वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है। यहाँ पे समेशन है, तो I1 से लेकर के N तक, N यानी कि कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, कितने भी सोर्स चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोर्स चार्जेस जो हैं 1, 2, 3, 4, इनको रखना है स्टैटिक। बीच में रख दिया एक चार्ज जिसको हम लोगों ने टेस्ट चार्ज Q कहा, उस पर लग रहा है फोर्स, और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको डायरेक्टली सोर्स चार्जेस की वैल्यू दे दी जाती है और एक टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी जाती है, उनके बीच का डिस्टेंस बता दिया जाता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले की मदद से डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 2 ही चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, सोर्स चार्जेस स्टैटिक है, ठीक है, और दूसरी चीज, उसको आप लोग मैथमेटिकली कैसे जोड़ोगे, इस फॉर्मूले की मदद से। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला सुपरपोजिशन है। अभी एक और सुपरपोजिशन पढ़ना है, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब एक चार्ज जो है वो अपने अंदर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, उसके हिसाब से तो पता चलेगा कि कब कहाँ कौन सा चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो एक सुपरपोजिशन अभी आपको और पढ़ना है। अब दोनों सुपरपोजिशन हो जाने के बाद हम लोग इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो अगर जिस किसी ने कुलम्ब्स लॉ का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, वो अगर देखा होगा तो उसको ये समझना इजी रह गया होगा। उसके अलावा भी अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।